Evening students, welcome to Learners Academy. So in today's grammar class, we are going to study a very important topic related to noun. Okay, it is included in the topic noun itself. Okay, so topic name you can see on your screen. क्या है पढ़ के बताओ. How to use apostrophe s. How to use apostrophe s. Apostrophe s. ठीक है, ये तो उसको बोलते हैं, ये तो उसको प्रोनाउंस कर. बैक तो डाल लें. हाँ, इसको लगा भाई जैसे अच्छा नहीं लगा उठ के भाग जाऊंगा जल्दी से. बैक पैक नहीं करना पड़ेगा. ओके, हाउ टू यूज अपोस्ट्रोफे एस. और लिखते कैसे हैं? अपोस्ट्रोफे की जगह ऐसे डैश लगाते हैं और उसके आगे लिख देते हैं हम एस. सो इट इज प्रोनाउंस्ड एज अपोस्ट्रोफे एस. डन. यहां तक क्लियर है? अब ये सर ये टॉपिक नाउन में ही क्यों है भाई? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने स्टार्ट किया था ग्रामर सेशन. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. ठीक है, उन 8 में से पहला पार्ट ऑफ स्पीच ही चल रहा है जो सबसे लंबा है, लेंदी है, जिसको या ऐसे कह सकते हैं नाउन एंड वर्ब थोड़े से लेंदी है, बाकी सब छोटे छोटे है ना. सो वन ऑफ द लेंदीएस्ट पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें जो नाउन है इसलिए लेंदी हो गया ऑटोमेटिक. और दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो वर्ब होंगी. ठीक है ना, बाकी सब लिमिटेड रहती है. ठीक है, सो इसी के अंदर ये इस पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ये अपोस्ट्रोफे एस क्यों आया? सबसे पहला क्वेश्चन. ठीक है, इसलिए आया क्योंकि ये अपोस्ट्रोफे एस जैसा दिख रहा है आपको. अपोस्ट्रोफे एस दिख रहा है, ये नाउन के आगे लगता है. किसके आगे लगता है? नाउन मतलब किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम. किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम. सो जैसे मैंने कोई व्यक्ति का नाम लिखा, जैसे मैंने लिखा मयंक. सो मयंक एक नाउन है, तो इसके आगे ये लग सकता है, इसके आगे ये लग सकता है. जैसे मैंने लिखा लक्षित, सो लक्षित इज ऑल्सो ए नाउन. यस और नो? तो इसके आगे भी ये लग सकता है. जैसे मैंने लिखा इंडिया, सो इंडिया इज ऑल्सो ए नाउन, तो इसके आगे भी ये लग सकता है. तो नाउन के आगे ये लग सकता है. अब दूसरा क्वेश्चन, क्यों लगता है? पहला क्वेश्चन तो कहाँ पाया जाता है? देश के किस कोने में पाया जाता है? इस कोने में पाया जाता है, मतलब नाउन के आगे पाया जाता है. अब क्यों पाया जाता है? इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है? तो सुनना ध्यान से. जैसे ही किसी नाउन के आगे अपोस्ट्रोफे एस को लगाकर अगला नाउन लिखा जाता है, जैसे मैंने अगला नाउन लिख दिया पेन, तो पहले वाले नाउन का अगले वाले नाउन पर पोजीशन यानी कि अधिकार व्यक्त होता है. पोजीशन जिसको अपन कहते हैं अधिकार व्यक्त होता है. जैसे मयंक पेन, मतलब क्या होगा? मयंक का पेन. तो मयंक का पेन के ऊपर अधिकार व्यक्त हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा मयंक पेन, तो क्या समझे आप? मयंक का पेन, तो बोलते ही समझ आ रहा है कि हाँ पेन के ऊपर किसका अधिकार है? मयंक का अधिकार है. लाइक इसके आगे कोई नाउन लिख दूं मैं, लक्षित. लक्षित लेट्स से कुछ भी बोल दो, पेंसिल. सो लक्षित का पेंसिल के ऊपर अधिकार है. वो पेंसिल किसकी है? लक्षित की है. और इंडियाज, जैसे मैंने कहा इंडियाज पॉपुलेशन, क्या कहा मैंने? इंडियाज पॉपुलेशन. सो वो पॉपुलेशन किसकी है? इंडिया की है. इंडिया की पॉपुलेशन. इसके हिंदी अर्थ में जब हम इसको हटाते हैं तो उसकी जगह कैसे शब्द आते हैं? का, के, की. क्योंकि अधिकार व्यक्त करने के लिए यही शब्द आएंगे, का, के, की. ठीक है ना, जैसे कि मयंक का पेन, लक्षित की पेंसिल, इंडिया की पॉपुलेशन. समझ आया? सो का, के, की ऐसे शब्द इसको हटाते ही आते हैं हिंदी में. और इसका मतलब क्या होता है? पहले वाले नाउन का दूसरे वाले नाउन पे पोजीशन स्थापित करना. क्लियर है यहां तक? सपोज करो मुझे लिखना है मयंक का पेन और मैं अपोस्ट्रोफे एस के बिना लिखूं मयंक पेन, तो सही होगा क्या? ये तो कंपाउंड नाउन बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और कंपाउंड नाउन बनाने की कोशिश तो कर रहा हूं पर बना नहीं. जैसे कंपाउंड नाउन बनाते थे अपन, गर्ल स्टूडेंट, मैन टीचर बनाते थे, 50 रुपी नोट बनाते थे, तो वहां पे तो बनता था. लेकिन मयंक पेन कोई कंपाउंड नाउन नहीं है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकला मयंक पेन. हाँ, मयंक का पेन ये फिर भी मीनिंगफुल है, तो उसको मीनिंगफुल करने के लिए मयंक और पेन के बीच में क्या लगाया जाएगा? अपोस्ट्रोफे एस. ठीक है. और दूसरी बात, कभी भी कोई आपसे पूछे कि नाउन की पजेसिव फॉर्म क्या होती है, क्या कहा मैंने? फिर से बोलो, नाउन की पजेसिव फॉर्म.
पजेसिव फॉर्म का अर्थ मतलब है कि ऐसी कौन सी फॉर्म है जिससे किसी नाउन का किसी दूसरी चीज पे अधिकार, पोजीशन स्थापित हो, उसको कहते हैं पजेसिव फॉर्म। तो आप आंसर देंगे अपोस्ट्रोफे एस ही नाउन की पजेसिव फॉर्म है, क्योंकि अपोस्ट्रोफे एस लगा के ही नाउन का अधिकार व्यक्त किया जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रोनाउन, आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म स्थापित करने के लिए अपोस्ट्रोफे एस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रोनाउन की खुद की अपनी पजेसिव फॉर्म होती है। जैसे आई इज ए प्रोनाउन, तो आई की पजेसिव फॉर्म होती है आई बी माय, माय उसकी पजेसिव फॉर्म होती है। मैं कहूंगा ये पेन मेरा है, इस पेन पे मेरा अधिकार में व्यक्त करूंगा तो लिखूंगा दिस इज माय पेन। क्या लिखूंगा? माय। ऐसे थोड़ा ना बोलूंगा आई इज पेन, आई लगा के अपोस्ट्रोफी एस थोड़ा लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा ना, समझ गए? क्योंकि प्रोनाउन की तो अपनी खुद की पजेसिव फॉर्म है, नाउन की नहीं है ना, इसलिए नाउन की पजेसिव फॉर्म क्या बना दी गई? अपोस्ट्रोफे एस वाली फॉर्म उसकी पजेसिव फॉर्म बना दी गई। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया सबको, नाउन सीख रहे थे, नाउन का अधिकार कैसे व्यक्त करें, उसकी पजेसिव फॉर्म कैसे बनाए, अपोस्ट्रोफे एस से बनाए। तो ये तो हो गया टॉपिक इंट्रोडक्शन। लेकिन अब इसके भी रूल्स हैं, ऐसे थोड़ा ना कभी भी किसी का आगे लगाया अपोस्ट्रोफे हो गया अधिकार का, इसके कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को हमको डिटेल में देखना है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। बेटा कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सब प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा। कुछ स्पेशल अलग से कोई चीज देखे तो नोट डाउन कर लेना, है ना, या कुछ अलग मतलब आपको लगे कि इसके अलावा मुझे कुछ नोट करने की जरूरत है जो लिखा हो, बाकी ये जो भी है सब प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा। और सवाल जवाब जारी रहने चाहिए। आपको कुछ अगर जैसे पूछना है, कुछ डाउट है, तो वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहीं पे कम्युनिकेशन चल रहा है, ऐसा नहीं है ना। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसा आप लोग करते हो, तर्क वितर्क करते हो, वो जरूरी है, ओके, पर मीनिंगफुल होना चाहिए तर्क वितर्क, ठीक है ना। केवल तर्क वितर्क करना है इसलिए कुछ भी कर दें, इस वैसा वाला तर्क वितर्क नहीं चाहिए ना, सब्जेक्ट रिलेटेड होना चाहिए। अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग अधिकार यानी कि पोजीशन शो करने के लिए करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कैसे करते हैं? राम्स फादर, राम्स फादर मतलब राम के पिताजी। अब सुनना ध्यान से, सर अपोस्ट्रोफे एस ही एक अकेला तरीका है क्या नाउन का नाउन पे पोजीशन स्थापित करने का? मैंने कहा नहीं, एक तरीका और है। वो तरीका है ऑफ प्रीपोजिशन। वो तरीका है यानी कि अपोस्ट्रोफे एस को अगर ना लगाया जाए तो ऑफ प्रीपोजिशन भी लगाया जाता है, पर उसके लिए दोनों नाउन की पोजीशन को एक्सचेंज करना पड़ता है, लाइक फादर ऑफ। अब आप खुद सोचें, राम्स फादर और फादर ऑफ राम एक ही बात हुई कि नहीं हुई? राम्स फादर भी राम के पिता और फादर ऑफ राम भी राम के पिता, ठीक है। सो अपोस्ट्रोफे एस और ऑफ प्रीपोजिशन, अभी आपको सपोज करो क्वेश्चन आता है कि चेंज अपोस्ट्रोफे एस इनटू ऑफ प्रीपोजिशन, चेंज करो, तो आप अपोस्ट्रोफे एस हटा दो, ऑफ लगा दो और नाउन की पोजीशन एक्सचेंज कर दो, जिसका जिस पर अधिकार व्यक्त हो रहा है। तो अपोस्ट्रोफे एस में मैं कह सकता हूं पहले नाउन का दूसरे नाउन पे अधिकार व्यक्त हो रहा है, ऑफ प्रीपोजिशन में उल्टा है, दूसरे नाउन का पहले नाउन पे, राम का पिताजी पे अधिकार, ये पिताजी राम के हैं, समझ गए? क्लियर है क्या? डन, ओके। So Ram's father is an example of this. Boy's house, लड़के का घर। तो अब दोनों को ऑफ प्रीपोजिशन में कन्वर्ट करो, इसको तो मैंने कन्वर्ट करके बता दिया। अब वन मोर थिंग, जैसे ही मैंने इसको, जैसे चलो आप इसको या किसी को भी कर रहे हो, लेट्स से इसको कर रहे हो आप, तो आप क्या लिखोगे? इसको फादर ऑफ राम। तो जब अपन ऑफ प्रीपोजिशन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो पहले नाउन के पहले द लगाया जाता है। ये क्यों लगाया जाता है, इसका जवाब आर्टिकल चैप्टर चौथे चैप्टर में मिलेगा। अभी के लिए डायरेक्ट रूल याद रखो कि जैसे ही अपन अपोस्ट्रोफे एस से ऑफ में कन्वर्ट करते हैं तो जो पहला नाउन है उससे पहले क्या लगाया जाता है? द लगाया जाता है। सो कन्वर्जन होके क्या हो जाएगा? द फादर ऑफ राम। अब इसमें कन्वर्ट करो, द हाउस ऑफ बॉय, ओके, द हाउस ऑफ बॉय, ठीक है, द फादर ऑफ राम, द हाउस ऑफ बॉय। क्लियर है क्या? यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? क्या ऑफ कहाँ है? आया ना? नहीं, ए अगर इधर होगा तो आएगा, अगर इस नाउन पे ए लिखा हुआ है तो फिर उधर भी आएगा, नहीं लिखा हुआ तो नहीं आएगा। और द तो फ्री फंड में मिलेगा, चाहे से लगा हुआ हो चाहे से नहीं लगा हुआ हो, ऑफ प्रीपोजिशन वाली फॉर्म में मिलेगा, अपोस्ट्रोफे एस वाली फॉर्म में वो नहीं मिलेगा। इसका सवाल जवाब जो होगा 4th चैप्टर में, इसका रीजन आपको पता चल जाएगा।
ठीक है, इसको कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या कहते हैं इसको? प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो एक रूल होता है कि एक नाउन के बाद अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो नाउन से पहले द लगाओ। इसको डिटेल में अपन आर्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट। तो कुछ मैंने टर्म्स दिए अपोस्ट्रोफी एस यूज करके, जैसे कि जॉन स्लैक्स और एक और द टेबल स्लैक्स। इसका मीनिंग बताओ दोनों का। जॉन की टांगे, लेग्स है ना, जॉन की टांगे, और सेकंड वाला द टेबल स्लैक्स यानी टेबल की टांगे। अब टेबल की टांगे ऑब्वियसली जो उसके पाए होते हैं उसको संबोधित यहाँ पे किया जा रहा है। हाँ ऐसे, ठीक है, सीधे बैठो और अच्छे से बैठो, बिल्कुल। ये हाथ हटाओ, सपोर्ट हटाओ। इमेजिन करो पीछे बेंच है ही नहीं, तो बेंच नहीं है तो ऐसे हाथ नहीं रख सकते ना, नहीं रख सकते। ठीक है, अब ऐसे ही रहना, ठीक है, नहीं तो यहाँ कुछ चौक वॉक रखना पड़ेगा मुझे उठा के मारने। ओके, दोनों को कन्वर्ट करो अपनी पोजीशन में। बोलो रुद्र, द भी तो लगाओ। द लेग्स ऑफ जॉन, ऐसे कन्वर्ट करोगे, द लेग्स ऑफ जॉन। सही है? अच्छा देखते हैं। हाँ आप बताओगे शैली, द टेबल लेग्स को कन्वर्ट करेंगे तो क्या कन्वर्जन होगा? ट्राई करो। द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल। देखो मेरी बात सुनो, अपोस्ट्रोफे एस के लेफ्ट साइड में जो नाउन है वो है द टेबल, और अपोस्ट्रोफे एस के राइट साइड में जो नाउन है वो है लेग्स। तो पहली चीज ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, तो द टेबल तो आ जाएगा यहां, और लेग्स आ जाएगा यहां, और अपोस्ट्रोफे एस की जगह आ जाएगा ऑफ, और पहले नाउन से पहले तो द लगाना ही है। तो अब क्या बना ये एक्सप्रेशन? द लेग्स ऑफ द टेबल। क्लियर है? द लेग्स ऑफ द टेबल। कोई डाउट नहीं है? अब सवाल सुनो, एक, दो, तीन, चार, चार एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन है, मैथ्स नहीं चल रही है ना। चार एक्सप्रेशन है यहाँ पे आपके सामने। इन चारों में से कितने सही हैं, कितने गलत हैं, या सारे सही हैं या सारे गलत हैं? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तुक्के नहीं, कुछ लॉजिक के साथ सवाल। आप वो भी दोगे, रीजनिंग भी दोगे भाई। फर्स्ट एंड थर्ड गलत है, रीजन? अच्छा लेक्स प्लूरल है, अच्छा ठीक है। एनी अदर रीजन? जो आप रूल बता रहे हो वो रूल पहले नाउन पे अप्लाई होता है, दूसरे पे नहीं। फिर तो सही है, अभी मैं उस रूल पे आऊंगा नेक्स्ट शीट पे। तो अभी वाली वो रूल करेक्ट है जो आप कह रहे हो, बट वो रूल पहले नाउन पे अप्लाई होता है कि जैसे ये अगर ये चीज प्लूरल आती ना तो अपोस्ट्रोफे एस ना लिख के एस अपोस्ट्रोफे लिखा जाता है, उल्टा चेंज हो जाता है। बट वो रूल ही अलग है, वो रूल पहले नाउन पे अप्लाई होता है। पहला नाउन अगर प्लूरल आ जाए तो या तो पहला नाउन सिंगुलर है, और यहाँ पे भी पहला नाउन सिंगुलर है, तो वो रूल यहाँ अप्लाई नहीं होगा। एनी अदर करेक्शन मतलब एनी अदर तर्क वितर्क या चारों सही? क्या सेकंड और फोर्थ? अब सेकंड फोर्थ पे आ गया। अच्छा ये रीजन पता नहीं। मयंक आप बताओ, देखे ट्राई करो। फोर्थ गलत। फोर्थ वाले में ऑफ टेबल आएगा। क्यों द को क्यों खा रहे हो बीच में? द इधर भी तो है, द इधर भी है, तो फिर गायब क्यों होगा भाई? इस ऐसे मानो कि अपोस्ट्रोफे एस टेबल के आगे नहीं है, द टेबल के आगे, तो द टेबल एज इट इज जाएगा ना वहां पे ऑफ के बाद। ठीक है, हाँ कृतिका आप बोलो। अगर कोई तर्क वितर्क नहीं है तो आपका आंसर माना जाएगा कि सारे सही। सारे सही, चारों एक्सप्रेशन सही। सुनिए अब कौन सा एक्सप्रेशन सही है, कौन सा एक्सप्रेशन गलत है। जॉन लेग्स बिल्कुल करेक्ट, देख लो। द लेग्स ऑफ जॉन यानी सेकंड वाला भी बिल्कुल करेक्ट। तीसरा वाला गलत है, और चौथा वाला ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, देखो बेटा, प्रीपोजिशन यूज करने के तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते।
प्रीपोजिशन तो हर जगह सही माना जाता है, इसके लेफ्ट साइड में कोई भी नाउन हो, इसके राइट साइड में कोई भी नाउन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं तो कुछ सोचना नहीं है, वो एक्सप्रेशन सही है, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप इस प्रीपोजिशन से लेफ्ट साइड में कैसा नाउन रखोगे या राइट साइड में कैसा नाउन रखोगे। लेकिन अपोस्ट्रोफ एस यूज करते टाइम कुछ पाबंदियां हैं, और वो पाबंदियां ये हैं कि अपोस्ट्रोफ एस नॉन लिविंग नाउन के आगे नहीं लगता। समझे क्या? नॉन लिविंग नाउन के आगे जॉन लिविंग है पर टेबल, अच्छा ये लेक्स को चेक नहीं करना कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग, इसको तो चेक ही नहीं करना। चेक किसको करना है? फर्स्ट नाउन जिस पर अपोस्ट्रोफ एस लग रहा है, जिस पर अपोस्ट्रोफ एस लग रहा है पहला नाउन, चेक उसको करना है। दूसरा लिविंग हो तो भी चलेगा, दूसरा नॉन लिविंग हो तो भी चलेगा। तो अगर आपको ये वाला गलत हो गया क्योंकि ये नॉन लिविंग है, तो अगर आपको ऐसा विचार व्यक्त करना है कि टेबल की टांगे, तो आपको ऐसे ना यूज करके उसको ऐसे ही यूज करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसको यूज करने का। और जॉन की टांगे ऐसा एक्सप्रेशन शो करना है तो ये तरीका भी है आपके पास यूज करने का, और ये तरीका भी है आपके पास यूज करने का। सो द रूल इज, एंड द इंपॉर्टेंट रूल इज, अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग लिविंग बोले तो सजीव नाउन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? सजीव बोले तो लिविंग नाउन के साथ करते हैं। और साथ में एक और चीज सुन लो, अंग्रेजी ग्रामर के हिसाब से केवल जीते जागते लोग सजीव हैं, बाकी सृष्टि की हर एक चीज निर्जीव है, इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स। क्योंकि डॉग और कैट को कभी ही शी नहीं कहते, इट कहते हैं। कि इंग्लिश ग्रामर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइंस, साइंस में रूल्स अलग है, साइंस में एनिमल्स बर्ड्स लिविंग है, बट इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग केवल जीते जागते लोग बाग इंसान वो सजीव है, बाकी जो भी चीज दिखती है एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज निर्जीव। तो कल को यहाँ पे मैं कैट भी नहीं लिख सकता, कैट्स लैक्स ऐसे नहीं लिख सकता, लैक्स ऑफ द कैट ही बोलना पड़ेगा। द टेबल लैक्स, टेबली टांगे। कंपाउंड नाउन बनाने की, देखो जब अपन दो नाउन साथ में रखते हैं विदाउट यूजिंग अपोस्ट्रोफी एस, तो वो एक कंपाउंड नाउन होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीरी शॉल्स, यानी कश्मीरी शालें, समझ गए? तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि कश्मीर का अधिकार व्यक्त हो रहा है शाल पे, ये एक नाउन दूसरे नाउन में अपना मीनिंग छोड़ रहा है और एक कंपाउंड नाउन बना रहा है, कश्मीरी शॉल, समझ गए? गुलाबी नगरी, ठीक है, ये होते हैं कंपाउंड नाउन। क्लियर है क्या? ठीक है। अगर हम टेबल लेग्स लिखेंगे तो ये कंपाउंड नाउन बनने की कोशिश कर रहा है, फिर टेबली टांगे, लेकिन ऐसा नहीं है, टेबल की टांगे हैं, ये नाउन अलग है, ये नाउन अलग है, दो नाउन है यहाँ पे। कंपाउंड नाउन तो अकेला नाउन होता है, बस उसमें शब्द दो होते हैं, ये शब्द भी दो हैं, नाउन भी दो है। क्लियर है क्या? समझ गए क्या बच्चों? नो डाउट्स। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, ये तो अभी स्टार्टिंग हुई है इस कहानी की, अभी आज पूरे दिन भर यही क्लास, मतलब आज की क्लास में यही कहानी चलेगी। चलें आगे। ओके नेक्स्ट। तो अभी तक क्या सीखे बच्चे? अभी तक क्या सीखे? नॉन लिविंग के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना? समझ गए? यानी ऑफ प्रीपोजिशन का तो दोनों के साथ कर सकते हैं, लिविंग नॉन लिविंग, और अपोस्ट्रोफ एस का ओनली लिविंग के साथ कर सकते हैं। तो बताओ अभी तक हम क्या सीखे कि अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग अधिकार व्यक्त करने के लिए करते हैं, और उसको कन्वर्ट करके ऑफ प्रीपोजिशन में चेंज किया जा सकता है। और एक रूल और सीखे कि लिविंग के आगे हम अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं, नॉन लिविंग के आगे नहीं कर सकते। ओके, अब हम एक टेबल बनाते हैं कि किस टाइप के नाउन है। सर थोड़ा डिटेल में बताओ कि किस टाइप के नाउन है जिसके आगे हम एक्चुअली अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कहता है भाई साहब, दो तरह के नाउन के आगे आप अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हो। कितने तरह के? हमने 5 तरह के नाउन सीखे थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 तरह के नाउन सीखे थे, उसमें 2 तरह के नाउन के आगे आप लगा सकते हो अपोस्ट्रोफ एस। फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स प्रॉपर नाउन, एंड सेकंड वन इज कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। इसके आगे हम क्या लगा सकते हैं? अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। क्लियर? अब बाकियों के आगे क्यों नहीं लगा सकते? जैसे तीसरा क्या था? कलेक्टिव नाउन, तो समूह सजीव नहीं है ना, जीते जाते लोग सजीव, बाकी सब निर्जीव, तो कोई भी ग्रुप है तो वो भी सजीव नहीं है। आ जाओ मटेरियल ऑब्वियसली सजीव नहीं है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो वैसे भी भाव का नाम है, वो कोई जीता जागता इंसान नहीं है, तो जी सजीव के आगे ही लगा सकते हैं। तो सजीव ऑब्वियसली प्रॉपर और कॉमन में ही आएंगे, जैसे राम आ गया और बॉय आ गया, राम प्रॉपर नाउन, बॉय कॉमन नाउन, दोनों सजीव है। क्लियर है? ठीक है। तो मोटा मोटा कहें तो प्रॉपर और कॉमन के आगे जनरली हम अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं।
प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल होता है, यस और नो, जिसका प्लूरल नहीं बनता। कभी भी राम का राम्स नहीं होता, मतलब अपोस्ट्रोफ एस लग सकता है लेकिन सिंपली एस प्लूरल करने के लिए एस नहीं लग सकता, ठीक है ना। लेकिन कॉमन नाउन काउंटेबल होता है, उसका प्लूरल बन सकता है। तो प्रॉपर नाउन तो सिंपली प्रॉपर नाउन, और कॉमन नाउन फिर वापस दो तरीके के हो गए, क्योंकि इसका प्लूरल किया जा सकता है। तो कॉमन सिंगुलर, कॉमन प्रॉपर तो सिंपली प्रॉपर, लेकिन कॉमन अगेन दो तरह के, क्योंकि कॉमन तो काउंटेबल है, इसका प्लूरल कर सकते हैं। तो काउंटेबल मतलब कॉमन सिंगुलर एंड कॉमन प्लूरल। सो कॉमन को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कॉमन सिंगुलर, कॉमन प्लूरल। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? अब कॉमन नाउन का प्लूरल भी फिर दो तरीके से करते हैं, एक होता है रेगुलर प्लूरल, एक होता है इर्रेगुलर प्लूरल। सिंगुलर तो सिंगुलर, बट फिर प्लूरल भी दो तरीके से करते हैं, सीखा है हमने पिछले 4-5 क्लासेस में सब, कि एक तो रेगुलर तरीके से प्लूरल करते हैं, जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, पेन का पेन्स, और एक इर्रेगुलर तरीके से करते हैं, जैसे मैन का मैन, वुमेन का विमेन, फुट का फीट, ऑक्स का ऑक्सन, टूथ का टीथ, ठीक है ना। तो ये सारे प्लूरल किस कैटेगरी में आते हैं? इर्रेगुलर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हर एक कैटेगरी का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये देखें, सबसे पहले आओ प्रॉपर नाउन, बोलो कोई भी प्रॉपर नाउन, जैसे कि एग्जांपल है। अच्छा एक बार रुको, पूरा चार्ट खत्म होने दो। हाँ, प्रॉपर नाउन रवि, रवि इज ए प्रॉपर नाउन। सो रवि's मदर यानी रवि की माता जी, अपोस्ट्रोफ एस लग गया, जैसे लगना चाहिए वैसे ही लगा, कोई डाउट नहीं है। आओ कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन में जो सिंगुलर कैटेगरी है, कॉमन नाउन में सिंगुलर कैटेगरी है, जैसे कि बॉय ले लो, तो बॉय के आगे भी अपोस्ट्रोफ एस कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, बॉयज फादर, लड़के के पिता, अपोस्ट्रोफ एस लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ कॉमन प्लूरल। अब कॉमन प्लूरल अगेन दो नाउन है, एक तो रेगुलर कैटेगरी और एक इर्रेगुलर। सो रेगुलर कैटेगरी वो कैटेगरी है जिनके अंत में प्लूरल करने के लिए एस लगता है, जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, पेन का पेन, चेयर का चेयर्स, फैन का फैंस, टेबल का टेबल्स, ठीक है। चाबी ले आओ, ठीक है। एस लगाते हैं हम प्लूरल करने के लिए। इर्रेगुलर कैटेगरी कौन सी है? जिसमें हम प्लूरल करने के लिए एस नहीं लगाते, जैसे MAN, मैन का प्लूरल होता है MEN, कोई एस नहीं लगा। जैसे टूथ का प्लूरल टूथ्स नहीं होता, टीथ होता है। तो ये कैटेगरी ऐसे मान लो रेगुलर है, ये कैटेगरी मान लो इर्रेगुलर है। रेगुलर कैटेगरी के आगे तो अपोस्ट्रोफी एस वैसे ही लगेगा, जैसे यहां लग रहा है, जैसे यहां लग रहा है, जैसे यहां लग रहा है, पर नहीं, उल्टा कह दिया, उल्टा कह दिया, सॉरी, उल्टे कह रहे हैं अपन, शुरू से उल्टा कह रहे हैं। ये कैटेगरी है रेगुलर, देखो जिसके अंत में एस हो, जिसके अंत में एस ना हो, मैं इतनी देर से इधर बता रहा हूं, जिसके अंत में एस हो ये है रेगुलर कैटेगरी, जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, पेन का पेन्स। और जिसके अंत में एस ना लगे, प्लूरल करने के लिए एस ना लगे, जैसे फुट का फीट, टूथ का टीथ, वो कैटेगरी है। तो पहले इधर की बात कर रहे हैं, जिनके अंत में एस नहीं लगता है उनका प्लूरल तो सेम वैसे ही होता है, अपोस्ट्रोफ एस जैसे लग रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैन, MAN मैन, उसका प्लूरल करने के लिए एस नहीं लगता है, तो मैन क्या गया, अपोस्ट्रोफ एस वैसे ही लगेगा जैसे लगता था, जैसे मैन्स हॉस्टल जैसे लगता था। देखो तीनों में एक तरीके से ही लगा, अपोस्ट्रोफ एस, अपोस्ट्रोफ एस, अपोस्ट्रोफ। लेकिन एक अकेला एग्जाम्पल यहां पे आएगा जो इन सबसे अलग है, वो प्लूरल कैटेगरी जिसको प्लूरल करने के लिए एस लगाया जाता है, जैसे कि बॉय का प्लूरल होता है बॉयज, गर्ल का प्लूरल होता है गर्ल्स। तो बॉय का प्लूरल कर दिया ना आपने, बॉयज कर दिया ना, तो प्लूरल करते टाइम ही ऑलरेडी एस आ गया, तो अब क्या वापस अपोस्ट्रोफ एस लगेगा ना, अब केवल और केवल अपोस्ट्रोफे ही लगेगा, क्योंकि एस तो ऑलरेडी लगा हुआ है। अब केवल और केवल क्या लगेगा, अपोस्ट्रोफे ही लग के रह जाएगा, यानी कि वो फॉर्म उल्टी हो गई, अपोस्ट्रोफे एस की जगह एस अपोस्ट्रोफे, अपोस्ट्रोफे एस वाली फॉर्म जस्ट रिवर्स हो गई, क्या बन गई, एस अपोस्ट्रोफे, जिसमें से भी एस तो लगा हुआ है, जिसमें से भी एस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, बस एक अपोस्ट्रोफे लगाना है। तो यहाँ का एग्जाम्पल बोलो एक, जैसे कि बॉयज ही ले लो प्लूरल फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे हम, बॉयज। देखो यहाँ ऑलरेडी प्लूरल हो रहा है, तो अपोस्ट्रोफे के आगे फिर से एस नहीं लगा, ओनली एंड ओनली अपोस्ट्रोफे पे वो खत्म हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे वीमेन जो है इरेगुलर कैटेगरी का नाउन है, तो उसके आगे सेम टू सेम जैसे लग रहा था वैसे ही अपोस्ट्रोफे एस लगा है। लेकिन इधर का कोई ले लो, जैसे गर्ल्स ले लो, तो गर्ल्स का कॉमन रूम, तो यहाँ पे एस के, गर्ल्स ऑलरेडी प्लूरल बन चुका है, तो यहाँ पे केवल और केवल अपोस्ट्रोफे लगा, एस दोबारा से नहीं लगा।
मुझे बताओ ये चार्ट समझ में आया क्या सबको? नहीं आया तो फिर से पूछ लो, नहीं तो मैं पूछूंगा अभी। पूछूं क्या? कौन कौन से नाउन हैं जिसके आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग? प्रॉपर नाउन के आगे कैसे लगाओगे? जैसे लगता है अपोस्ट्रोफी एस, बात खत्म। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में दो तरह के, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर के आगे जैसे लगता है वैसे ही लगेगा, बात खत्म। प्लूरल भी दो तरीके के, एक प्लूरल जिसमें एस एंड में दिखाई देता है, एक प्लूरल जिसके एंड में एस नहीं दिखाई। जैसे एमईएन मैन भी प्लूरल है, विमेन भी प्लूरल है, लेकिन इनके एंड में एस नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बॉयज प्लूरल है, एस दिखाई दे रहा है, गर्ल्स प्लूरल है, एस दिखाई दे रहा है। इस वाली कैटेगरी में तो जैसे इधर अपोस्ट्रोफी एस लगा वैसे के वैसे ही लग जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। लेकिन इस वाली कैटेगरी में ऑलरेडी एस लगा हुआ है प्लूरल के आगे, तो फिर अपोस्ट्रोफी एस ना लग के जस्ट अपोस्ट्रोफी लगेगा, दैट्स इट। क्लियर है क्या? तो कल को आपके सामने ये ऑप्शन आ जाए कि कहां तो अपोस्ट्रोफी एस लगाऊं और कहां केवल अपोस्ट्रोफी लगाऊं, या एस अपोस्ट्रोफी वाली फॉर्म कहां यूज होगी, तो आप डिसाइड कर लोगे ना। तो इस पूरे चार्ट को अगर ये चार्ट ना भी समझ में आए तो एक शॉर्ट में लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कह देता हूं, उसे पूरा चार्ट भले ना भूल भी जाओ ना ये सारा कैटेगराइजेशन, तो भी आप अपोस्ट्रोफी एस को सही से इस्तेमाल कर लोगे। सुनना ध्यान से, हर नाउन के आगे आप अपोस्ट्रोफी एस लगाना, पर सजीव होना चाहिए। हर नाउन के आगे आप क्या लगाना? अपोस्ट्रोफी एस लगाना, पर वो सजीव होना चाहिए। केवल उस नाउन के आगे अपोस्ट्रोफी एस मत लगाना जिसके एंड में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, पर वो एस उसको प्लूरल करने के लिए लगा हुआ है। क्या कहा मैंने? उस नाउन के आगे अपोस्ट्रोफी एस ना लगाएं जिसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है एंड में, पर वो एस क्यों लगा हुआ है? उसको प्लूरल करने के लिए लगा हुआ है। अगर किसी के नाम के एंड में एस आ रहा है पर उसके नाम के एंड में एस वैसे ही है, प्लूरल करने के लिए नहीं है, वैसे ही है, तो वापस अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। लेकिन प्लूरल करने के लिए अगर एस लगा हुआ है तो जस्ट अपोस्ट्रोफी ही लगेगा। क्लियर? अगर एस ऑलरेडी आ गया एंड में, वो एस ये सोचो कि इसको प्लूरल करने के लिए आया, इसके नाम के एंड में ही एस है, हो सकता है उसके नाम के एंड में ही एस हो, और हो सकता है नहीं नहीं उसको प्लूरल करने के लिए वो एस लगा हुआ है। अगर ऑलरेडी उसके नाम में है ही एस, उसका नाम ही ऐसे बना हुआ है कि एंड में एस आता है, तब तो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, क्योंकि वो इस कैटेगरी का नाउन है। नहीं, फिर वो इस कैटेगरी का नाउन है, सिंगुलर है ना, वो तो प्लूरल है ही नहीं ना। लेकिन अगर वो एस इसलिए आया है ताकि उसको प्लूरल बना सके, तो वो इस कैटेगरी का नाउन है, तो फिर उसके आगे जस्ट अपोस्ट्रोफी लगेगा, दोबारा एस नहीं लगेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है, चलें आगे। ओके, लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। अब इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है अब लर्नर्स, ऑलरेडी प्लूरल है। अच्छा, एस ऑलरेडी आ गया, तो ये एस इसको प्लूरल करने के लिए आया ना भाई। सिंगुलर फॉर्म क्या होगी? लर्नर, और प्लूरल फॉर्म सीखने वाला कौन है? कंप्यूटर लर्न करता है। कंप्यूटर क्या लर्न करता है? कौन सिखाता है उसको बताओ? इंसान उसको बनाता है, सिखाता नहीं। ठीक है, नो सच डिस्कशन। कंप्यूटर को कौन सिखा सकता है भाई? कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर इज ए मशीन, और सिखाया किसको जाता है? जो चीज सजीव हो। निर्जीव को कुछ नहीं सिखा सकते आप, है ना? ठीक है, चलो इधर देखो। तो लर्नर, लर्नर इज सिंगुलर, लर्नर्स इज प्लूरल। तो ये एस क्यों लगा? उसको प्लूरल करने, तो प्लूरल करने के लिए अगर एस लगे तो दोबारा से अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, क्या लगेगा? केवल अपोस्ट्रोफी लगेगा। और एकेडमी, तो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम आप कहीं पर भी देखेंगे, इस पेपर पे भी लिखा होगा, हर जगह लिखा है, ऐसा ही लिखा हुआ है ना, तो ग्रामेटिकली करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मान लो हम इसको ऐसे लिख दें, सोचना जरा ध्यान से, तो क्या ये करेक्ट होगा? क्या कितने लोग, कितने बच्चे मानते हैं ये करेक्ट होगा? नीचे वाला ग्रामेटिकली करेक्ट होगा क्या? चलो एक एक से पूछते हैं। शैली, ये करेक्ट होगा क्या नीचे वाला ग्रामेटिकली? गलत होगा। हाँ, लक्षित गलत होगा। कृतिका रॉन्ग। हाँ, सही होगा, सही होगा। गलत होगा। हाँ, गलत होगा। देखो ध्यान से सुनो, ग्रामेटिकली तो सही है, सुन तो लो, अरे सुन तो लो। मुझे एक चीज बताओ, बॉय का प्लूरल क्या होता है?
ये उत्तर। अब बॉय के आगे अपोस्ट्रोफ एस ऐसे लगेगा, बॉय के आगे अपोस्ट्रोफ एस कैसे लगेगा, ऐसे। और बॉयज के आगे अपोस्ट्रोफ एस कैसे लगेगा, सिंपली अपोस्ट्रोफ लगेगा। करेक्ट तो ये दोनों ही है ना, पर इसका मीनिंग और उसका मीनिंग अलग है। इसका मीनिंग है एक लड़के का अधिकार व्यक्त हो रहा है, इसमें बहुत सारे लड़कों का अधिकार व्यक्त हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे बहुत सारे लर्नर्स हैं, वहां पे अकेला लर्नर है, जो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। लेकिन मैंने ग्रामेटिकली कहा था, मैंने क्या कहा था, देखो अगर मैं ये लिखता हूं ना लर्नर्स अकेडमी, तो इसका मतलब हो गया एक लर्नर की अकेडमी। कोई एक लर्नर है, सिंगल लर्नर है, उसकी अकेडमी है। नहीं है, मैंने ग्रामेटिकली कहा ना है, मैंने ऐसे नहीं कह रहा हूं कि हमारी है या नहीं है। प्रैक्टिकली नहीं कहा मैंने कहा ग्रामेटिकली क्या गलत होगा क्या सही होगा। तो ग्रामेटिकली तो दोनों गलत है, दोनों सही हैं, पर दोनों का मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पे सिंगल एक लर्नर की अकेडमी है, वहां बहुत सारे एक से ज्यादा प्लूरल फॉर्म में लर्नर्स बैठे हैं, उनकी अकेडमी है, लर्नर्स की अकेडमी है। यहाँ पे एक लर्नर की अकेडमी है। जैसे वहां पे एक बॉय का हॉस्टल हो सकता है, या एक बॉय की पेंसिल हो सकती है, एक बॉय का घर हो सकता है, या एक बॉय के पिता हो सकते हैं। यहाँ पे एक से ज्यादा बॉयज के पिता हो सकते हैं, एक पिता हो सकते हैं जो बहुत दो तीन लड़कों के सेम पिता हो सकता है ना। समझ गए, क्लियर है। तो गलत तो दोनों नहीं है, मीनिंग पकड़ना पड़ेगा। अब कई बार क्या होगा, डिसाइड करना होगा, तो सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। सेंटेंस पढ़ के अपने को मीनिंग सोचना होगा कि सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए या प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए, या दोनों में आ सकता है। अभी आएंगे सेंटेंस। शुरू करें, स्टार्ट करें, मतलब आगे के रूल्स देखें, कुछ एक रूल्स और बचते हैं, फिर सीधे सेंटेंस देंगे। चर्चित, नींद आ रही है क्या अपने को? नींद आ रही है तो मेरे पास भगाने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे ही उड़ाऊंगा कि रात को भी नहीं आएगी। आ जाओ, आगे आ जाओ। नहीं आ रही पक्का? तो अब सीधे बैठो, आप भी सीधे बैठो, नहीं तो मैं भी कल से फिर ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अच्छा लगेगा ऐसे? ओके, चलो नेक्स्ट देखो। मैं कुछ एक्सप्रेशन दे रहा हूं, दिस कंट्रीज पॉपुलेशन, और फिर दूसरा एक्सप्रेशन है इंडियाज पॉपुलेशन। दोनों का मतलब बताओ। इस देश की, इंडिया की। दोनों एक्सप्रेशंस को आप ऑफ प्रीपोजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, करो। दिस कंट्रीज पॉपुलेशन को कन्वर्ट कर, द पॉपुलेशन, पहले द लगेगा, फिर अपोस्ट्रोफी एस के बाद वाला नाउन लगेगा, और फिर ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा, एंड उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस से पहले वाला नाउन लगेगा, जो कि है दिस कंट्री, द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। समझ आया? एंड इसका क्या कन्वर्जन होगा, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, तो आपने करेक्ट कन्वर्ट करना तो आ गया मतलब आपको सबको, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद क्या सही है क्या गलत है, फिर वापस वही हमारे सवाल होंगे। चलो वापस देखो, ये दिस रिवर्स वाटर, इस नदी का पानी, इस, हाँ कन्वर्जन कैसे होगा, द वाटर ऑफ दिस रिवर, और मीनिंग समझ आया, इस नदी का पानी। और दिस रिवर की जगह एक नाम दे दूं, जैसे गंगा नदी, तो द गंगास वाटर, इसका कन्वर्जन कैसे होगा, द वाटर ऑफ द गंगा, इसके साथ द लगा हुआ है, सो द वाटर ऑफ द गंगा। तो चारों का कन्वर्टेड रूप में बता देता हूं, एक दो और रह गए। चलो, दिस शिप सोल्जर, इस शिप के, इस जहाज के सोल्जर्स, इस जहाज के सैनिक। ठीक है, और इस शिप का नाम रख दें, जैसे एक शिप है हमारे इंडिया का विक्रांत, तो विक्रांत के सोल्जर्स, विक्रांत उस जहाज के सोल्जर्स की बात हो रही है, द सोल्जर्स ऑफ विक्रांत, द सोल्जर्स ऑफ। अब 6 जितने ये एक्सप्रेशन है, 6 के 6 का मैं आपको कन्वर्टेड रूम मतलब फॉर्म बताता हूँ, ऑफ प्रीपोजिशन वाली फॉर्म। पहले की ऑफ प्रीपोजिशन वाली फॉर्म यही होगी, चेक करो। दूसरे की चेक करते रहना, अगर कुछ डाउट लगे तो पूछ, सीधे रहो सीधे रहो। तीसरे की द वाटर ऑफ दिस रिवर, चौथे की द वाटर ऑफ द गंगा, पांचवे की द सोल्जर्स ऑफ दिस शिप, छठे की द सोल्जर्स नहीं सोल्जर्स, द सोल्जर्स ऑफ विक्रांत। क्लियर? कितने एक्सप्रेशंस हैं टोटल? 12। 6 इधर 6 इधर, एक्सप्रेशंस 12 एक्सप्रेशंस हैं। 12 एक्सप्रेशंस में से कितने सही हैं, कितने गलत हैं, या सारे सही हैं या सारे गलत हैं, सोच के बताइए। तुक्के नहीं, तुक्के नहीं, तुक्के नहीं। जो जो अभी तक पढ़ाया है वो सोचो तो सही, सर ने अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया। देखो सारे सही है। हाँ बोलो मलिक। फोर्थ वाला कौन सा, द गंगा वाला, ये गलत। फिफ्थ वाला ये वाला, रीजन नॉन लिविंग, तो पहले नहीं दिखा आपको नॉन लिविंग,
तो फिर क्यों बोला सारे सही? पढ़ने का मन नहीं है, बस जोर आ रहा है। हाँ, तो नॉन लिविंग के हिसाब से ये गलत मानते हो आप। ओके, हाँ बाकी फोर्थ वाला बोले तो ये वाला ठीक है। आगे बोलो, सही है ये? हाँ बोलो रुद्र। थर्ड वाला भी गलत है। क्यों? क्योंकि रिवर भी कहाँ लिविंग है? ये रिवर भी तो लिविंग नहीं है, क्योंकि इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो जीते जाते लोग लिविंग है, बाकी सब तो नॉन लिविंग है। इवन पक्षी और जानवर ही नॉन लिविंग है, तो नदियां कहां से आ गई? नदियां में। फिर तो फर्स्ट वाला भी गलत है, कंट्री। ये सारे ही गलत है। ऐसे तो ऐसे कहना चाह रहे हो आप? लास्ट वाला सही क्यों है? तो यहाँ पे इसका मतलब तो कोई जहाज है ना, जहाज का नाम है ना। लेकिन सपोज करो मैं जहाज की मीनिंग देना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनो, मैं जो सेंटेंस यूज करूंगा उसमें विक्रांत सोल्जर जो फ्रेज यूज करूंगा, अगल बगल में सेंटेंस ही ऐसा बनाऊंगा जिससे क्लियर होगा कि विक्रांत जो है जहाज का नाम है। अब बता, अब ये सही है? अभी फिर भी सही है, तो आखिरी वाला सही, बाकी सब गलत। अच्छा, व्हाट अबाउट दीस? फोर्थ वाला भी सही। व्हाट अबाउट दीस? अरे व्हाट अबाउट दीस, वहां पे सारे सही है। आपका ये आखिरी जवाब सबका सही है, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन में तो कोई रूल्स ही नहीं है, सब सही माना जाता है। ऑफ प्रीपोजिशन के लेफ्ट साइड में कैसा भी नाउन हो, राइट साइड में कैसा भी नाउन हो, एवरीथिंग इज करेक्ट। ठीक है, सो ये तो सारे सही हैं, ये आपने सही बताया, पर इनमें अभी भी डाउट है। हाँ, ऊपर वाले तो दोनों सही हैं और नीचे के चार गलत है। अच्छा, ऊपर वाले दोनों सही क्यों है कृतिका? मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया, अपोस्ट्रोफे एस के बाद वाला नाउन चेक ही नहीं करना। जब अपन ने पहले इससे पिछली वाली शीट में देखा था, मैंने क्या लिखा था? जॉन्स लैक्स। तो मैंने क्या कहा था? सेकंड वाले नाउन को तो चेक ही नहीं करना, अपोस्ट्रोफे एस जिस पर लगता है वही चेक होता है। रीजन? इंडियन नाउन तो सारे ही नाउन है। अच्छा, प्रॉपर नाउन के आगे जो लगे वो तो सही है, और प्रॉपर नाउन के आगे नहीं लगे वो सारे गलत है। प्रॉपर नाउन के आगे लगता है, कॉमन नाउन के आगे लगता है, बशर्ते वो सजीव हो। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन दोनों सजीव हो। अभी प्रॉपर नाउन तो जयपुर भी है, पर जयपुर कोई सजीव इंसान नहीं है। ठीक है, हाँ। हाँ, अब तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया कॉल। अरे यार, आप ऊपर ये निशान नहीं समझ रहे, कुछ रूल आने वाला है कुछ रूल आने वाला है, कुछ स्पेसिफिक रूल आने वाला है। सो द रूल इज, खोल दें, पर्दाफाश कर दें? ओके, पर्दाफाश करने के बाद तो बता दोगे फिर? ये गलत, ये सही, इधर वाले तो खैर सारे सही। ये सही, उधर वाला वैसे भी सही। ये गलत, वो तो सही है ही सही। ये वाला सही, और उधर तो सही है ही सही। फिर ये गलत, ये सही, और फिर ये सही, ये सही। चलो, अब मैंने सही गलत बता दिए, अब आप रूल खुद बना सकते हो क्या? हाँ, क्या रूल्स हैं, किस रूल्स के अकॉर्डिंग? पर्टिकुलर नाम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रॉपर नाउन। ये तो सुनना चाह रहा था। प्रॉपर नाउन के लिए आपने बोला था, लेकिन रूल सुन लो पूरा। कंट्री, रिवर, शिप। कंट्री, रिवर, शिप। किसी देश का नाम, किसी नदी का नाम, किसी जहाज का नाम अगर प्रॉपरली लिया जाए तो अपोस्ट्रोफे एस को विशेष छूट प्राप्त लग जाओ। नहीं, ये कंट्री, रिवर, शिप बोला ना, ये रूल ही तीनों के लिए बनाया था, एनिमल के आगे क्यों लगाए? ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। कंट्री, रिवर, शिप का प्रॉपर नाम आ रहा हो तब तो अपोस्ट्रोफे एस अलाउड है। जैसे कंट्री का प्रॉपर नाम आ रहा है, कौन सी कंट्री? इंडिया। रिवर का प्रॉपर नाम आ रहा है, कौन सा रिवर? द गंगा। और शिप का भी प्रॉपर नाम आ रहा है, कौन सी शिप? विक्रांत। तो इनके आगे ये सजीव नहीं है, फिर भी अपोस्ट्रोफे एस को छूट मिल गई, विशेष छूट प्राप्त है इनको, इन तीनों के लिए। लेकिन कब? जब प्रॉपर नाम आ रहा हो। अब जैसे कंट्री, खुद कंट्री लिख दिया मैंने, तो कंट्री कौन सी? प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। जैसे मैंने रिवर, खुद रिवर ही लिख दिया, तो रिवर कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन समझते हो ना, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। एक तो पूरी जाति का बोध करा है, एक प्रॉपरली उसमें से एक नाम निकल के आए। जैसे मैंने कहा नदियां, अब नदियां तो जातिवाचक है, उसमें से एक प्रॉपर नाम ले लिया द गंगा, वो उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं तो अपोस्ट्रोफी एस तो अलाउड है नहीं, क्योंकि सजीव के आगे तो निर्जीव के आगे तो अलाउड होता ही नहीं है।
बट इन तीनों के अगर प्रॉपर नाम ले लिए जाएं तो अपोस्ट्रोफे एस को विशेष छूट प्राप्त लग जाओ, आपको अलाउड है। और एक बहुत बड़ा हिंट था, जब अभी अपोस्ट्रोफे एस टॉपिक स्टार्ट किया था तभी लिख के बताया था मैंने इंडिया पॉपुलेशन। तो अगर गलत होता तो मैं उधर ही क्यों लिखता, है ना, इंडिया पॉपुलेशन यानी कि करेक्ट था। ठीक है, तो रूल्स पढ़ लो, 2 रूल्स फॉलो होंगे यहाँ पे। प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो तो अपोस्ट्रोफे एस ऑब्लिक ऑफ प्रीपोजिशन, ऑफ प्रीपोजिशन तो वैसे भी लग सकता है, लेकिन अगर कॉमन नाउन की तरह हो तो केवल और केवल ऑफ प्रीपोजिशन। कुल मिला के ऑफ प्रीपोजिशन तो वैसे भी हर जगह लगता है ना, लग सकता है। अपोस्ट्रोफे एस कहां लगेगा, जब कंट्री रिवरशिप एज ए प्रॉपर नाउन यूज हुए हो, नॉट एज ए कॉमन नाउन यूज हुआ। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? हाँ, इन तीनों के लिए ये साफ साफ लिखा है, सबके लिए नहीं है। अगर सबके लिए होता तो फिर तो ऐसा होता है कि प्रॉपर नाउन कोई भी उसके आगे लगा दो, सबके लिए नहीं है। क्लियर है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट। आप जयपुर पॉपुलेशन नहीं बोल सकते क्योंकि जयपुर इज नॉट ए कंट्री, इट इज ए सिटी। समझ गए? आपको द पॉपुलेशन ऑफ जयपुर ही बोलना पड़ेगा। कंट्री के लिए अलाउड है ओनली एंड ओनली कंट्री। कल को निवाईस पॉपुलेशन लगा दो, ना देश बना दो निवाई को भी, ठीक है। इंदिरा कॉलोनीज पॉपुलेशन, भगत सिंह कॉलोनी, नहीं, इनके आगे नहीं लग सकता। ओके, चलो भैया आगे चलते हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग रूल्स पढ़ रहे हैं आप। अब नेक्स्ट रूल रिलेट करता है टाइम, डिस्टेंस एंड मनी। सॉरी वेट, टाइम, डिस्टेंस एंड वेट। टाइम क्या? पास, मास। आप साइंटिफिकली वेट को मास भी कहते हो। इन अगर कोई भी एक्सप्रेशन समय की जानकारी दे रहा हो या दूरी की जानकारी दे रहा हो या वजन की जानकारी दे रहा हो, तो कोई समय सजीव नहीं होता, कोई दूरी भी सजीव नहीं होती या कोई वजन भी सजीव नहीं होता, लेकिन इनके आगे फिर भी अपोस्ट्रोफे एस लगाया जा सकता है। जैसे कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस, 2 किलोमीटर की दूरी, तो 2 किलोमीटर जो है यहाँ पे दूरी की जानकारी है। सिमिलरली डिस्टेंस, टाइम की जानकारी दें, जैसे कि 1 मंथ्स लीव, 1 महीने की छुट्टी, 1 मंथ्स लीव। तो अगर मैं लिखता हूं 1 मंथ और इसके आगे मैं अपोस्ट्रोफे एस लगाता हूं तो अलाउड है, क्योंकि 1 महीना क्या है, समय की जानकारी, और समय की जानकारी के आगे ये सजीव नहीं है, फिर भी अपोस्ट्रोफे एस को, मतलब ये एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं एक तरीके से, रूल्स हमने पढ़ लिए, अब किस किस के आगे वो सजीव नहीं है फिर भी अलाउड है, वो सारी चीजें पढ़ी जा रही है। तो ये दूसरा एक्सेप्शन मान लो, कंट्री रिवरशिप के बाद ये दूसरा एक्सेप्शन। आगे भी तो एक्सप्रेशन भी तो बनाओ, जैसे 1 मंथ के आगे मैं लगा सकता हूं लीव, वो तो सही तो है, लेकिन एक्सप्रेशन भी बन पाया क्या? 1 महीने की छुट्टी, 4 बजे का क्या, आगे क्या, 4 बजे की छुट्टी, ऐसे थोड़ा ना कहेंगे, ठीक है ना। सो पीरियड ऑफ टाइम के आगे लगा सकते हो। आप जो कह रहे हो 4 o'clock वो पॉइंट ऑफ टाइम है, आप जो कह रहे हो 4 o'clock वो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम, और ये है पीरियड ऑफ टाइम। सो पीरियड ऑफ टाइम के आगे तो एक्सप्रेशन बन सकता है, बट पॉइंट ऑफ टाइम के आगे हम चाह के भी एक्सप्रेशन नहीं बना सकते, इसलिए आप कह सकते हो कि पीरियड ऑफ टाइम के आगे लगाओ। ठीक है, चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या चाहिए कुर्सी, सीधा बैठ। टुडेज न्यूज़पेपर, आज का अखबार, पे हमें टुडे क्या है, समय की जानकारी, 1 मंथ लीव, अभी अभी बताया, 1 महीने की छुट्टी। ए यार्ड्स डिस्टेंस, 1 गज की दूरी, यार्ड होता है गज, 1 गज की दूरी। सो ऑल ऑफ these are non living entities, but then also apostrophe s is allowed after them। तीनों के तीनों सही हैं, तीनों के तीनों सही है। या फिर एक और ले लो 10 माइल्स, लेकिन यहाँ पे अब अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगेगा, केवल अपोस्ट्रोफे लगेगा। क्यों? क्योंकि 10 माइल्स में ऑलरेडी एस लग गया और ये एस इसको प्लूरल करने के लिए लगा। जब ऑलरेडी एस लगा हुआ हो और वो एस इसको प्लूरल करने के लिए लगा हुआ हो तो अपोस्ट्रोफे एस ना लगा के सिंपली अपोस्ट्रोफे लगेगा। क्लियर है? तो वो ओरिजिनल रूल्स तो चलेंगे कि कब तो अपोस्ट्रोफे एस लगेगा, कब अपोस्ट्रोफे लगेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। सो इन शब्दों का एक्सप्रेशन हम अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग कर सकते हैं अगर चाहें, और प्रीपोजिशन भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब सुनना, एक सेंटेंस है आपके आगे, कुछ सेंटेंस हो जाए आप। क्या लिखा हुआ है? दिस इज राम्स हाउस, मतलब ये राम का घर है। सो किसका किस पे पोजीशन स्थापित हुआ? राम का घर के ऊपर पोजीशन स्थापित हुआ। अपोस्ट्रोफे एस लग सकता है क्या यहाँ पे? बिल्कुल, क्योंकि ये सजीव है, कोई डाउट ही नहीं। लेकिन अब ये घर बट गया, बंटवारा हो गया, या घर का जो कागज है अब 2 लोगों के नाम हो गए, राम और मोहन। अब ये राम का भी घर है
तो मैंने सेंटेंस लिखा, या जॉन और मैरी, कुछ भी नाम ले लो। दिस इज जॉन्स एंड मैरीज हाउस। क्या मतलब हुआ? ये जॉन का और मैरी का घर है। मीनिंग तो समझ में आ गया, सही पकड़ा है आपने मीनिंग। पर क्या ग्रामेटिकली ये सेंटेंस करेक्ट हुआ क्या? सही है? क्या गलती है? सही है, ओके। गलत है, क्या गलती है? इसको सही करके बताओ। हाँ, क्योंकि घर तो एक ही है, दिस के साथ इजी तो आएगा। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से चलती है, आगे आने वाला ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट वर्ब को नहीं चलाता है। दिस सिंगुलर है तो दिस सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर ये दीज होता तो फिर आर आता। ठीक है? एंड डोंट थिंक अबाउट द वर्ब्स, थिंक अबाउट नाउन एंड स्पेसिफिकली थिंक अबाउट अपोस्ट्रोफ एस। अपोस्ट्रोफ एस के बारे में ध्यान दो, क्या सही है क्या गलत है। हाँ बोलो कृतिका, करेक्ट है? यहां पे जॉन के आगे नहीं आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। पढ़ा है क्या कहीं ये रूल आपने, या तुक्का लगाया? कहीं पढ़ा था, वेरी गुड। सो ये बिल्कुल आपके टॉपिक से कनेक्ट होता हुआ सेंटेंस है, बिल्कुल आपके इस साल, आपके अगले साल, आपके इस साल 10th बोर्ड में आने जैसा टॉपिक। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रूल चल रहा है। ये तो राम का घर है, तो घर तो एक ही है। घर एक है ना? एक है कि नहीं है? तो एक बार अपोस्ट्रोफ एस लग गया, मतलब एक ही घर की बात हो रही है ना। यहाँ पे ये जॉन और मेरी का घर है, लेकिन उसी घर की बात हो रही है ना, वो वही जॉन का है और वही, लेट से पहले वो जॉन का घर था। अब जॉन की मेरी के साथ शादी हो गई, अब दोनों का हो गया ना। तो अब जॉन का भी है और मेरी का भी है, लेकिन घर तो एक ही है। घर तो एक ही है, किसका है? खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, बाहर चलो, बाहर चलो, गेट पे खड़े हो जाओ। किसका? खड़े रहो। किसका घर है? जॉन और मेरी का। किसका घर है? फिर से बोलो, जॉन और मेरी। तो जॉन और मेरी एक ही एंटिटी माने जाएंगे। उन जॉन और मेरी के आगे एक ही अपोस्ट्रोफ एस लगेगा। सो जॉन और मेरी ऐसे मानो ब्रैकेट में है, एक साथ जुड़े हुए हैं, एक सिंगल एंटिटी है, और उसके आगे एक बार अपोस्ट्रोफ एस लगेगा, लाइक दिस। आप ऐसे मानो कि ये जॉन और मेरी तो एक ही एंटिटी हैं, और जहां पे ये एंटिटी खत्म होती है बाद में लगाते हैं अपोस्ट्रोफ एस, बीच में क्या कर रहा है ये? सो दिस इज जॉन एंड मेरीज हाउस। जॉन और मेरी का घर है। हाँ, अगर जॉन और मेरी के अलग अलग घर होते तब अपोस्ट्रोफ एस इसके आगे भी लग जाता, इसके आगे भी लग जाता। पर सर आपको कैसे पता चल रहा है कि एक ही घर है कि अलग अलग घर है? तो फिर घर भी दो होते तो हाउस की जगह हाउसेस आ जाता, इसकी जगह आर आ जाता, और दिस की जगह फिर क्या होता? ये जॉन और मेरी के घर हैं, दो हैं। जॉन का ये रहा, अभी घर एक है, किसका है? जॉन और मेरी का है। समझ आया क्या? क्लियर है क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो इसको तो करेक्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये हटा दो और ये करेक्ट हो गया। और कोई कहे कि नहीं सर मैं तो नहीं हटाऊं, इसको नहीं हटाता मैं, दो अलग अलग घर बनाऊंगा मैं, तो फिर तीन करेक्शन करने पड़ेंगे। एक तो हाउस की जगह दो घर बनाओ। दिस जो है आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। सो दीज संकेत करते हैं, ये रहा ना, दिस की जगह क्या हो जाएगा? दीज, और इसकी जगह क्या हो जाएगा? आर। तो तीन करेक्शन करके भी ये करेक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज एक सिंगल करेक्शन करके भी ये करेक्ट किया जा सकता है। दो तरीके इसको करेक्ट करने के, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। जो करेक्ट होके वो वाला सेंटेंस बना उसका मीनिंग अलग है, जो करेक्ट होके ये वाला सेंटेंस बना इसका मीनिंग भी अलग है। और इंग्लिश में जब करेक्शन करने की बात आएगी तो हम कम से कम करेक्शन करके उसको करेक्ट करेंगे। कम से कम क्या करेक्शन रहेगा कि ऐसे इसको सही कर दो। समझ आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट। तो ये तो सही था, ये गलत था, इसका करेक्ट सेंटेंस होगा दिस इज जॉन एंड मेरीज हाउस। क्लियर है? जॉन एंड मेरी सिंगल एंटिटी है। जॉन एंड मेरी क्या है? सिंगल एंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट। रवि डज नॉट वांट एनीबॉडीज हेल्प, मतलब रवि को किसी भी व्यक्ति, एनीबॉडी हमेशा व्यक्ति के लिए यूज होगा, एनीवन भी व्यक्ति के लिए यूज होगा, एनीथिंग हमेशा वस्तु के लिए यूज होगा। तीन चीजें बनती हैं, एनीबॉडी, एनीवन और एनीथिंग। तो एनीथिंग तो वस्तु के लिए, और एनीबॉडी और एनीवन किसके लिए यूज होगा? सजीव के लिए। तो सजीव है या कोई इंसान है, तो रवि को किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है। एक तरीके से सेंटेंस तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा सा फेरबदल कर दें। अब बताओ, रवि डज नॉट वांट एनीबॉडीज एल्स हेल्प,
तो ये एल्स लगते ही सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ ये बताओ। आप अपोस्ट्रोफ एस को भूल जाओ, आप तो ये बताओ एल्स लगते ही इस सेंटेंस के मीनिंग में क्या क्या चेंजेस आए। रवि को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, रवि को किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, चाहे से कोई भी हो। जैसे मैं कहता हूं मेरे को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन सपोज करो सचिन तेंदुलकर मेरी मदद करने आया तो क्यों नहीं लूंगा। लेकिन अब जैसे मैंने एल्स लगा दिया, मैं कहूंगा कोई भी हो मेरे को तो किसी की भी मदद की जरूरत नहीं, तेरी भी मदद की जरूरत नहीं। जैसे मान लो अपन फ्रेंड के साथ बैठे हैं, है ना, अपने डिप्रेस है, कई बार कहते हैं मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, तो फ्रेंड आता है अपने पास सुनतो से तेरी भी जरूरत नहीं है तू भी जा, तो तेरी भी जरूरत नहीं है ना, एल्स लग गया। कोई एक्सेप्शन, एल्स लगने का मतलब होता है कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये सेंटेंस सब पे लागू हो रहा है। कोई फ्रेंड हो, कोई कितना भी करीब हो, मेरे पेरेंट्स हो, मेरे को तो पेरेंट्स की भी मदद की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? तो एल्स लगने का मतलब ये हुआ, मीनिंग समझ आया। अब अपोस्ट्रोफ एस से रिलेटेड एरर बोलो। अब सुनो, ये एल्स जो है एनीबडी के साथ लगेगा ना, इसका मीनिंग क्या है, किसी की भी, चाहे से कोई भी हो, अनएक्सेप्शनल रूप से वो कोई भी हो। तो एनीबडी एल्स एक सिंगल एंटिटी, मतलब ये एल्स लगा किसके लिए, एनीबडी के साथ। तो अब जहां पे एंटिटी खत्म होती है उसके बाद अपोस्ट्रोफ एस लगता है ना। जैसे मेरे को लिखना है राम का घर, जैसे मुझे लिखना है राम का घर, तो मैं ऐसे लिखूंगा राम्स हाउस, जहां पे ये राम एज एन एंटिटी खत्म हुई उसके बाद लगाऊंगा अपोस्ट्रोफ एस, या बीच में ही लगा दूंगा ऐसे, या अपोस्ट्रोफ एस बीच में ही लगा दूंगा, चलेगा क्या? तो एनीबडी एल्स पूरी एक एंटिटी है ना, तो ये जहां खत्म होती है वहां अपोस्ट्रोफ एस लगाओ ना। एल्सिस, हाँ एल्सिस, राम डज नॉट वांट एनीबडी एल्सिस हेल्प, दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस। क्लियर है? अगर एल्स नहीं लग रहा तो बात अलग है, फिर तो एनीबडी पे लगेगा, लेकिन एल्स लगा रहे हो आप जोर डालने के लिए, एनीबडी पे जोर डालने के लिए कि वो एनीबडी कैसा भी हो, तो फिर एनीबडी एल्स एक सिंगल एंटिटी, ऐसा नहीं कि एनीबडी अलग है और एल्स अलग है। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस विल बी राम डज नॉट। और आपको कभी भी डाउट लगे किसी भी रूल पे, किसी भी वर्ड पे, किसी भी मीनिंग पे, सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट एंड आई एम ओपन टू ऑल, कभी भी जाके आप किसी भी बुक से इन रूल्स को सर्च मारो। ठीक है, डाउट मत रखना मन के अंदर, कभी भी मन के अंदर डाउट मत रखना कि हम सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये रूल्स हमने नहीं पढ़े क्योंकि हमको किसी ने पढ़ाया नहीं, बाकी ये रूल्स तो एक तरीके से 6-7 क्लास के रूल्स हैं, कोई ज्यादा हाई क्लास के रूल्स भी नहीं है। ठीक है, सो द करेक्ट सेंटेंस, ये तो करेक्ट है, ये रॉन्ग है। रवि डज नॉट वांट एनीबडी एल्सिस हेल्प, एल्सिस हेल्प, एल्सिस कैसे पढ़ेंगे हम, एल्सिस। चलो नेक्स्ट देखो, एनीबडी एल्स पूरे एक एंटिटी मानूंगा मैं, जैसे वहां पे जॉन एंड मैरी को एक एंटिटी मानेंगे, यहाँ पे एनीबडी एल्स को। नेक्स्ट, हाँ जी, ये बताइए। America's problems are, however, not so serious and awful as India. मतलब अमेरिका की जो समस्याएं हैं वो however मतलब हालांकि, हालांकि इतनी ज्यादा सीरियस या awful नहीं है जितनी की इंडिया की। awful मतलब होता है दर्दनाक, औ मतलब होता है दर्द, awful यानी दर्दनाक, गंभीर भी कह सकते हो, इतनी ज्यादा गंभीर या दर्दनाक या नहीं है जितनी की इंडिया की है। अमेरिका के पास भी समस्या है, इंडिया के पास भी समस्या है, लेकिन अमेरिका की इतनी ज्यादा गंभीर नहीं है, हमारी ज्यादा गंभीर है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। क्लियर? अब अपोस्ट्रोफ एस से रिलेटेड एरर्स को आप छांट सकते हैं क्या, क्या करेक्ट है क्या वो, करेक्ट? ध्यान दो सेंटेंस पे, वर्ड टू वर्ड रीड करो। लेट्स से ये एग्जाम में आया, सेंटेंस में से गलती निकालनी है, तो फॉर ग्रांटेड नहीं लोगे ना, वहां पे वर्ड टू वर्ड रीड करोगे ना, करो। अमेरिका की प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो अमेरिका प्रॉब्लम, अमेरिका कंट्री रिवरशिप अगर प्रॉपरली नाउन की तरह यूज हो रहा हो तो अपोस्ट्रोफ एस अलाउड है, लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत? आगे बेटा, किसी के आगे भी लग जाता है क्या? कौन सा इंसान है, सभी इंसानों के आगे लगाया, इंडिया के आगे क्यों नहीं लगा? वेरी गुड, शर्म करो। 10th क्लास के बच्चे बैठे, 9th क्लास के बच्चे हाथ से दिए जा रहे हैं और हम केवल मजाक में लगे हैं, जबकि हमारे साथ आनी है बोर्ड्स की सारी। सुनो ध्यान से, मैं कुछ कह रहा हूं, ये हमारी इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं कहने वाला हूं। हम हमेशा कंपैरिजन गलत चीजों में करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं,
फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पार्टी में गया, शादियां पार्टियां चलती रहती है, वहां पे मेरा फ्रेंड भी आया, मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला यार तेरी शर्ट मुझसे अच्छी लग रही है। बोला क्या सही बोला उसने? सही बोला। समझ ही नहीं पाते हम कंपैरिजन कैसे करते। तेरी शर्ट मुझसे कैसी अच्छी लगेगी? मेरी शर्ट से अच्छी लगेगी ना। कंपैरिजन शर्ट का शर्ट से होगा या शर्ट का इंसान से होगा? या तो ऐसे बोलना चाहिए कि तू मुझसे अच्छा लग रहा है, इंसान टू इंसान कंपैरिजन, या फिर बोलना चाहिए कि तेरी शर्ट मेरी शर्ट से अच्छी लग रही है। ऐसा कंपैरिजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ऐसा ही होता है, बट हम करते नहीं है। हम शॉर्ट में, हमारी स्पीकिंग लैंग्वेज ही फुल ऑफ एरर्स है, हमारी बोलने वाली भाषा ही एरर से भरी पड़ी है, इसलिए हमारी रिटर्न लैंग्वेज नहीं सुधर पाती। इंग्लिश छोड़ो, हिंदी की भी नहीं, हमारी फुल ऑफ एरर्स। बोलते नहीं बोलते हैं हम सारे के सारे ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, किस किस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है सेंटेंस में? गलत। अमेरिका की समस्याएं और इंडिया की समस्याएं। मैंने ऐसे बोला अमेरिका गंभीर है, क्या गंभीर है वहां पे? अमेरिका की समस्याएं उतनी गंभीर नहीं है जितनी की इंडिया की समस्याएं हैं। सो कंपैरिजन हो रहा है अमेरिका की समस्याओं में और इंडिया की समस्याओं में। तो अमेरिका की तो समस्याएं हो गई, इधर तो इंडिया ही लिख दिया, कहां गया? कोई बात नहीं। अच्छा वो ऑन नहीं कर रखा था मैंने, है ना? हाँ, अमेरिका की तो समस्याएं हो गई, पर इंडिया की तो समस्याएं हुई नहीं। इंडिया को तो ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। ये तो वही बात हो गई, तेरी शर्ट मुझसे अच्छी लग रही है, मेरी शर्ट तो बोली नहीं मैंने। तो करना क्या चाहिए इसको करेक्ट करने के लिए? जैसे अमेरिका प्रॉब्लम्स है, वैसे इंडियाज प्रॉब्लम्स बोलना चाहिए। कैसे? ऐसे करके इसको करेक्ट करना चाहिए कि अमेरिका प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडियाज प्रॉब्लम्स। अब ये एक तरीके से करेक्ट है सेंटेंस, नो डाउट। अब ये सेंटेंस करेक्ट है ना? अमेरिका की समस्या उतनी गंभीर नहीं है जितनी की इंडिया की समस्याएं हैं। कंपैरिजन प्रॉब्लम्स का प्रॉब्लम से हो गया, डन। अब सुनना ध्यान से, अमेरिका की प्रॉब्लम्स उतनी गंभीर नहीं है जितनी की इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे मैं पूरा बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं अमेरिका की प्रॉब्लम्स उतनी गंभीर नहीं है जितनी की इंडिया की हैं, तो भी चल जाएगा। इंडिया की क्या है? वही प्रॉब्लम्स। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि अमेरिका की प्रॉब्लम्स उतनी गंभीर नहीं है जितना की इंडिया है, ऐसे तो नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसे जरूर बोल सकता हूं जितनी की इंडिया की है। की लगा के छोड़ सकता हूं ना, की के बाद क्या आएगा? वही प्रॉब्लम्स। सिमिलरली यहाँ पे अपोस्ट्रोफे एस लगा के छोड़ दिया जा सकता है, प्रॉब्लम्स दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस सेंटेंस को केवल और केवल अपोस्ट्रोफे एस लगा के करेक्ट किया जा सकता था, शॉर्ट एंड स्वीट। अगर आप प्रॉब्लम्स दोबारा लिखोगे तो गलत भी नहीं माना जाएगा, लेकिन जैसे मैथ्स में कॉमन लेते हैं, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स कॉमन हो गया, पहले प्रॉब्लम्स लिखा है ना मैंने, अपोस्ट्रोफे एस के बाद पहले अगर प्रॉब्लम्स लिखा है तो दोबारा में भी अपोस्ट्रोफे एस के बाद प्रॉब्लम्स अंडरस्टूड मान लिया जा सकता है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सो इसका बिल्कुल करेक्ट इंप्रूवमेंट हो जाएगा अगर मैं सिंपली अपोस्ट्रोफे एस लगाता हूं। दैट्स इट, दैट्स खत्म, ये सेंटेंस करेक्ट हो चुका। समझ आया? अच्छे समझ आ गया क्या? बोलो। सो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे नाउन चैप्टर में, और ये जो सेंटेंस कर रहे हैं ये सेंटेंस बिल्कुल प्योर एग्जाम मटेरियल सेंटेंस है 10th बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, करेक्ट सेंटेंसेस, अमेरिका's प्रॉब्लम्स आर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। एक लास्ट सेंटेंस देखो, वैसे एक रूल बच गया अभी अपोस्ट्रोफे एस में, बट अब टाइम हो गया है, उसको कल देखेंगे। एक शीट और बचती है अपोस्ट्रोफे एस की, लास्ट एंड फाइनल शीट, वो कल देखेंगे। एक लास्ट सेंटेंस देख लो शीट का, ये भी करीब करीब इस सेंटेंस की तरह ही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, करो कोशिश। योर टोन ऑफ स्पीकिंग, आपने आपके बोलने का टोन, एज वेल एज योर फ्रेंड्स, और आपके फ्रेंड्स का भी, आपके बोलने का टोन भी और आपके फ्रेंड्स के बोलने का टोन भी, दोनों के बोलने का टोन एक्सट्रीमली सरकास्टिक है। सरकास्टिक का मतलब होता है क्या? तीखा या व्यंग्यात्मक, टिप्पणी करने वाला, मतलब टॉन्ट मारने वाला। ठीक है, मतलब साफ साफ बोलने वाला। जो टिप्पणी करने वाला जो टोन होता है वो साफ साफ बोलने वाला होता है। येट वी नेवर टेक इट सीरियसली, फिर भी हम इसको सीरियसली, या आप साफ साफ बोल देते हो और आपके फ्रेंड्स भी हमको जो भी होता है साफ साफ बोल देते हैं, लेकिन हम ही सीरियसली उसको नहीं लेते हैं। सेंटेंस का मीनिंग समझ आया? ओके, अब बताओ इसमें। वेरी गुड। देखो, आपके बोलने का टोन है तो आपके फ्रेंड्स पे कैसे छोड़ सकता हूं? कंपैरिजन सही हुआ क्या? एक तरफ तो आपके तो बोलने का टोन ले रहा हूं और आपके फ्रेंड्स को एज इट इज छोड़ रहा हूं, या तो ऐसे कहूं कि आप और आपके दोस्त,
इंसान का इंसान के साथ कंपैरिजन, आप और आपके दोस्त, या फिर ऐसे कहूं आपके बोलने का टोन, आपके फ्रेंड्स के बोलने का टोन। समझ आया? तो अगर आपने यहाँ पे योर टोन ऑफ स्पीकिंग लिखा है तो फ्रेंड्स का भी टोन ऑफ स्पीकिंग होगा। अब कोई कहे कि सर योर के बोलने का अगर टोन था तो अपोस्ट्रोफे एस यहाँ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की खुद की पॉजेसिव फॉर्म होती है यू यू योवर, नाउन की नहीं होती। अगर यहाँ पे राम श्याम मोहन करके नाम होता तो अपोस्ट्रोफे एस लगता, राम्स टोन ऑफ स्पीकिंग, शाम्स टोन ऑफ स्पीकिंग, लेकिन ये तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के आगे अपोस्ट्रोफे एस लगाने की जरूरत नहीं होती, उनकी तो सबकी हर एक प्रोनाउन की खुद की पॉजेसिव फॉर्म है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ी जाएगी। तो एक तरीके से ऐसे मानो अपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है पर दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो प्रोनाउन है, उधर तो नाउन है, इधर तो लगेगा। कैसे लगेगा रुद्र, लगा के बताओ। अपोस्ट्रोफे अपोस्ट्रोफे एस, ओनली अपोस्ट्रोफे लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है और ये एस ऑलरेडी लग चुका है और एस इसको प्लूरल करने के लिए लगा है। सो ओनली अपोस्ट्रोफे, और आगे क्या लिखूंगा? टोन ऑफ स्पीकिंग लिखूं तो भी ठीक, नहीं तो जैसे अभी प्रॉब्लम्स कॉमन आ गया तो आप फ्रेंड्स के आगे अपोस्ट्रोफे लगा के छोड़ सकते हो। यानी देखो ध्यान से, कितनी अजीब बात है कि सेंटेंस को केवल एक ये निशान लगा के करेक्ट किया जा सकता है। दैट्स इट, करेक्ट हो गया। हुआ नहीं हुआ? अगर अपोस्ट्रोफे लगाया तो टोन ऑफ स्पीकिंग अंडरस्टूड इसके आगे है। हाँ, अगर आप पूरा लिखना चाहो तो आपकी इच्छा, टोन ऑफ स्पीकिंग कोई गलत नहीं होगा, बट शॉर्ट में ऐसे इसको करेक्ट किया जा सकता है। सो कंपैरिजन हमेशा, और ये पूरी ग्रामर में चलेगा, नाउन में भी ये क्वेश्चंस आते हैं करेक्ट कंपैरिजन के, प्रोनाउन में भी आएंगे, एडजेक्टिव में भी आएंगे, वर्ब में भी आएंगे। कंपैरिजन हमेशा करेक्ट लोगों, करेक्ट व्यक्ति या वस्तु में होना चाहिए। व्यक्ति का व्यक्ति से होना चाहिए, व्यक्ति के कपड़ों का व्यक्ति के कपड़ों से होना चाहिए, यू का उसके फ्रेंड से होना चाहिए, यू के टोन ऑफ स्पीकिंग का उसके फ्रेंड्स के टोन ऑफ स्पीकिंग से होना चाहिए। करेक्ट है क्या? और तेरा मुझसे नहीं होना चाहिए, मतलब तेरा मुझसे हो जाए तो ठीक है, तेरा मेरी शर्ट से नहीं होना चाहिए, तेरी शर्ट का मेरी शर्ट से होना चाहिए। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक बच जाता है अभी अपोस्ट्रोफे एस, वो कल देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। शैली नेक्स्ट क्लास है ना आपकी, तो बैठो। हाँ ठीक है, आ जाओ।